हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम डिकोडर के मास्टर वीडियो में। आज मैं जो है सामान्य विज्ञान का मास्टर वीडियो लेके आया हूं और इस मास्टर वीडियो में आपके जो विज्ञान के सारे टॉपिक्स होते हैं, सारे चैप्टर को कवर किया गया है। ठीक है, तो जो सामान्य विज्ञान के जितने प्रश्न बनते हैं आपके किसी भी परीक्षा में हमने कहा पूछा जाता है, वो जो सारे प्रश्न बनते हैं वो हमने कहा इसके अंतर्गत जो सामान्य विज्ञान है, सारे टॉपिक को मैंने इसमें कवर किया है। चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को जो है कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो जो बैटरी का आविष्कार किया गया ये किसके द्वारा किया गया, ये पहला प्रश्न पूछा गया हमसे। तो बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो अलेक्जेंडर हमने कहा वोल्टा के द्वारा। तो अलेक्जेंडर वोल्टा ने जो हमने कहा बैटरी का आविष्कार किया था। तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? सही विकल्प होगा हमारा वोल्टा। ठीक है, तो बैटरी का आविष्कार किया गया है वोल्टा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? मतलब विद्युत का प्रवाह हमने कहा किस धातु में हमने कहा तीव्र गति से होता है, ये पूछा गया है। किस हमने कहा कंडक्टर में हमने कहा विद्युत का जो है सर्वोत्तम ढंग से हमने कहा उसका जो है संवहन होता है, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होगा? माइका, तांबा, स्वर्ण या चांदी? तो जो इसका सर्वोत्तम चालक होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका चांदी। चांदी में हमने कहा विद्युत जो है तीव्र गति से प्रवाह करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? पूछा गया है कौन सा अर्धचालक है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, सीसा। अर्धचालक कौन सा है? ना तो हमने कहा वो कुचालक है, ना तो पूर्णतः हमने कहा वो सुचालक है। तो अर्धचालक कौन सा है ये पूछा गया है। तो हमने कहा अर्धचालक कौन सा है, वो है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन को अर्धचालक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो हमने कहा जो सुपर कंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर होने का मतलब होता है जो एक अच्छा कंडक्टर है, जिसमें हमने कहा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो तीव्र गति से प्रवाह कर सकता है। ठीक, उसमें गति कर सकता है। तो सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? शून्य, असीमित, कम, अधिक। तो जो सुपर कंडक्टर होगा हमने कहा उसकी जो चालकता होगी वह कितनी होगी? असीमित होगी हमने कहा। ठीक है, कोई सीमा नहीं है सुपर कंडक्टर की। जितनी हमने कहा असीमित चालकता होगी उसके अंदर, उतना हमने कहा वो अच्छा चालक कहलाएगा। इसका मतलब सुपर कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? सही आंसर होगा असीमित चालकता होती है सुपर कंडक्टर की। चलिए अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम है। तो हमने कहा जो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम है वो कौन सा है? तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान को बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो जो रेफ्रिजरेटर, जो हमने कहा फ्रिज होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो थर्मोस्टेट लगा रहता है, तो थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? तो थर्मोस्टेट का काम होता है हमने कहा एक समान तापमान को बनाए रखना। ठीक है, तापमान को नियंत्रित करना ही जो हमने कहा रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। तो एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? तो हमने कहा पानी से भरी जो डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ताप ऊष्मा का कुचालक है। तो आप देखते हैं हमने कहा अगर बोतल में पानी जम गया है, जैसे हम फ्रीजर में रखते हैं तो जम जाता है बोतल में पानी, तो ऐसे हमने कहा बोतल टूट जाती है या उसका ढक्कन हमने कहा इस प्रकार से खुल जाता है। तो ये किस कारण होता है? कि हमने कहा जमने पर जो है जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए हमने कहा डॉट लगी बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में ये हो गया हमारा। अगला है, कण के द्वारा ही ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। हमने कहा जो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है, हमने कहा एक कण से दूसरे कण में हमने कहा जो हीट का ट्रांसफर होता है, तो हमने कहा इस क्रिया को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, इनमें से कोई नहीं। तो हमने कहा कण के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको कंडक्शन कहते हैं। कणों के माध्यम से हमने कहा अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, हमने कहा तापमान एक जगह से दूसरी जगह अगर हमने कहा जा रहा है,
तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसको कंडक्शन कहा जाता है, कण के माध्यम से। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो जो कार्बोरेटर जो यूज किया जाता है, तो ये कार्बोरेटर हमने कहा किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में, भाप इंजन में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कार्बोरेटर लगाया जाता है किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। किस इंजन में? ये काम के लिए लगाया जाता है पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर का काम किस में? पेट्रोल इंजन में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, तो वह गैस कौन सी है जो नोबेल गैस कहलाती है, जिसको नोबेल गैस कहा जाता है? तो हमारी जो हीलियम गैस है इसको क्या कहते हैं? इसको नोबेल गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे का शुद्धतम रूप है, तो हमने कहा जो लोहे का शुद्धतम रूप है उसको क्या कहा जाता है? लोहे के शुद्धतम रूप को, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टेनलेस स्टील। तो हमने कहा लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है। कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा बी, पिटवा लोहा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर हम सोडियम को जो है जल में डालें तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सोडियम को जब भी जल में हम डालेंगे तो हमारी जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन, सोडियम को जल में डालने पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। हमने कहा भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? अधिक अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। तो हमने कहा जब भारहीनता की अवस्था में हमने कहा एक मोमबत्ती की ज्वाला जो जल रही मोमबत्ती उसकी ज्वाला आती है तो उसका आकार हमने कहा गोलाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में वही क्वेश्चन हमारा हमने कहा हो गया ये, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो हमने कहा जो चुंबकीय सुई है ये किस तरफ संकेत करती है? पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, या उत्तर दिशा की ओर, या आकाश में? तो जो चुंबकीय सुई होती है वो हमने कहा सदैव जो है उत्तर दिशा की ओर जो है संकेत करती है। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स होता है, तो ये जो एड्स होता है किससे होता है? इस जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, फफूंद से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है? तो हमारा एड्स जो होता है ये वायरस से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विषाणु। तो एड्स रोग जो होता है वायरस से होता है, या हमने कहा विषाणु से होता है। वायरस का मतलब विषाणु होता है, तो एड्स विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस की खोज किसने किया था? तो हमने कहा जो एड्स वायरस की खोज की गई थी तो ये किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट विनबर्ग के द्वारा, रॉबर्ट सी गैलो के द्वारा, रॉबर्ट क्रेब्स के द्वारा, या जेनर के द्वारा? तो जो एड्स वायरस की खोज की गई थी ये खोज की गई थी रॉबर्ट सी गैलो के द्वारा। रॉबर्ट सी गैलो के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा रॉबर्ट सी गैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, रोम में, वाशिंगटन में, या जिनेवा में? तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे है? जिनेवा में है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा, वहां पर हमने कहा विश्व स्वास्थ्य WHO जिसको हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा के अंदर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो हमने कहा ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, या हमने कहा सोडियम 24। तो ट्यूमर की पहचान के लिए हमने कहा जो रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयोग किया जाता है उसको आर्सेनिक 74 कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आर्सेनिक 74 या आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान करने के लिए ये समस्थानिक है। अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो जो हमने कहा स्फिग्नोमैनोमीटर है इससे क्या मापते हैं? तरल की गति, गोली पृष्ठों की वक्रता, तापमान, या रक्तदाब? तो आप जानते हैं स्फिग्नोमीटर जब हमने कहा
जब ब्लड प्रेशर को मापा जाता है तो उसमें कौन सा यंत्र होता है, तो स्फेग्नोमैनोमीटर ही होता है। ठीक है, जिससे बीपी मापा जाता है, तो इसी को कहा जाता है हमने कहा रक्तदाब। तो स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तदाब मापते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप के सिद्धांत का काम करता है। स्टेथोस्कोप जो होता है हमने कहा ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। तो स्टेथोस्कोप जो हमने कहा कार्य करता है आपका ये ध्वनि का प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के प्रवर्तन स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है हमारा महत्वपूर्ण, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और हमने कहा 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमने कहा जो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति का विकास किस देश में किया गया। एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति, एक्यूपंक्चर होता क्या है, हमने कहा सुई चुभोकर जो है रोगों का इलाज किया जाता है। ठीक है, हमने कहा बहुत जो है बॉडी के अंदर बहुत सारी सुइयां चुभो दी जाती हैं और उसके माध्यम से हमने कहा बहुत सारे रोगों का निदान किया जाता है, उसी को कहते हैं एक्यूपंक्चर। तो ये जो हमने कहा सुइयों को चुभोकर रोगों का निदान करने की जो प्रणाली है, ये जो पद्धति, चिकित्सा पद्धति हमने कहा ये किस देश के द्वारा शुरू किया गया, तो चीन के द्वारा। ठीक है, ये हमने कहा एक्यूपंक्चर जो है चाइना में प्रचलित है, रोगों का निदान करना सुइयां चुभोकर। अगला प्रश्न है, संदूषित जल से निम्नलिखित में से किस एक के सिवा अन्य तीनों रोग हो सकते हैं। तो हमने कहा संदूषित जल, हमने कहा अगर प्रदूषित जल पीने से हमने कहा इनमें से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए जो आप प्रदूषित जल ग्रहण करते हैं, प्रदूषित जल पीते हैं, तो उससे हमने कहा आपका जो है हैजा हो सकता है, आपका हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, एक्रीसोत हो सकता है, लेकिन हमने कहा उससे खसरा नहीं होता। ठीक है, तो हमने कहा अगर आप प्रदूषित जल पीते हैं, खराब पानी पीते हैं, तो उससे खसरा नहीं होता, बाकी हैजा, टाइफाइड, एक्रीसोत ये सारे रोग आपके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, चिकनगुनिया रोग निम्नलिखित में से एक से होता है। तो चिकनगुनिया रोग किससे होता है ये पूछा गया है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, क्रीम से। तो ये जो चिकनगुनिया रोग होता है ये किससे होता है, विषाणु से होता है। विषाणु मतलब वायरस, वायरस से होता है चिकनगुनिया रोग। ठीक है, याद रखिएगा किससे होता है चिकनगुनिया, वायरस से, विषाणु से। तो सही विकल्प होगा हमारा बी, विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कीट काला जार फैलाता है। कौन सा कीट इसमें हमने कहा काला जार फैलाता है। काला जार या हमने कहा इसको काली बुखार भी कहते हैं। तो ये कौन सा कीट फैलाता है, फल मक्खी, शीर्ष मक्खी, मच्छर या सिकता मक्खी। तो हमने कहा एक प्रकार की सिकता मक्खी होती है और इसके द्वारा हमने कहा काला जार फैलाया जाता है, या हमने कहा काली बुखार फैलाई जाती है, सिकता ज्वर। ठीक है, काली बुखार हमने कहा काफी लंबे समय तक रहने वाली हमने कहा एक जो है बुखार होती है, उसी को हमने कहा काला ज्वर कहा जाता है, लंबे समय तक बुखार बना रहता है। अगला प्रश्न हमारा, ठीक है, देखिए मास्टर वीडियो है इसलिए हमने कहा थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं ताकि आपका हमने कहा कम समय में सारा जो है आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ज्यादा समय आपको देना ना पड़े और हमने कहा कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाए। प्रश्न है, मच्छर मारने वाली दवाओं में रसायन है। तो हमने कहा जो मच्छर मारने वाली दवाएं हमने कहा यूज की जाती हैं, जो आप लगाते हैं हमने कहा कॉइल्स वगैरह के रूप में, उसमें हमने कहा जो तत्व मिलाया जाता है वो कौन सा होता है, जिससे हमने कहा मच्छर जो है मारने की दवा यूज की जाती है। तो इसमें हमने कहा जो होता है वो एलिथ्रिन होता है। एलिथ्रिन का प्रयोग किया जाता है मच्छर मारने वाली दवाओं में। ठीक है, जो उसको बेहोशी की अवस्था में ला देता है एलिथ्रिन। सही आंसर होगा ये एलिथ्रिन। अगला प्रश्न है, बीसीजी का अर्थ है। बीसीजी का अर्थ क्या है, बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, बैसिलस कल्चर ग्रोथ, बैसिलस कालमेट गुरेन, बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। तो जो बीसीजी का अर्थ होता है वो हमने कहा क्या होता है, वो होता हमारा बैसिलस कालमेट गुरेन, या इसका फुल फॉर्म क्या होता है,
बीसीजी का बैसिलस कालमेट गुरेन। ओके, अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके का खोज किया? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा हमने कहा किस रोग के टीके का खोज किया गया था? टीबी, एड्स, पोलियो, चेचक। तो एडवर्ड जेनर ने जो हमने कहा चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, ट्रोकोमा रोग होता है, तो जो ट्रोकोमा रोग होता है ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, या बैक्टीरिया, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं उसी को जीवाणु कहा जाता है। जल के द्वारा, कवक के द्वारा, कवक मतलब फंगस। तो हमने कहा जो ट्रोकोमा रोग होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ट्रोकोमा रोग आप जानते हैं ये हमने कहा एक आंख की बीमारी है। किसकी है? आंख की बीमारी है। और ये होता है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। ठीक, आंखें लाल हो जाना, आप देखे होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि आंखें लाल हो जाती हैं, उसी को ट्रोकोमा कहा जाता है। ठीक है, और ये वायरस से होता है। एक व्यक्ति की आंखें लाल होती है, उससे हमने कहा दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति, इस तरह से फैलता रहता है। तो हमने कहा उसी को कहा जाता है ट्रोकोमा रोग। और ये किससे होता है? ये होता है हमारा वायरस के द्वारा, ट्रोकोमा रोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे खसरा रोग होता है? तो खसरा जो होता है हमने कहा जो खुजली जैसा होता है खसरा, हमने कहा ये खसरा रोग किससे होता है? हेलमिंथ से, विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से। तो ये खसरा रोग भी हमारा किससे होता है? विषाणु से होता है, वायरस से होता है, विषाणु से खसरा रोग। ठीक है, तो खसरा रोग किससे होता है? विषाणु से। कालाजार रोग का रोगाणु है, तो हमने अभी बताया था आपको कालाजार रोग का रोगाणु क्या है? वायरस है। काला ज्वर जो हमने कहा सिकता मक्खी के माध्यम से होता है, और ये काला ज्वर हमने कहा इसका रोगाणु क्या है? तो इसका रोगाणु है वायरस। ठीक है, काला ज्वर किससे होता है? वायरस से होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। सुमेल करना इसका हमने कहा डायरिया, क्षय रोग, निमोनिया और इसके रिएसिस। तो हमने कहा ये जो डायरिया होता है, डायरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो डायरिया हमारा जो है ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। डायरिया होता तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसमें समस्या आती है। बाकी क्षय रोग जो हमने कहा ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। क्षय रोग मतलब टीबी जो हमने कहा ये फेफड़े को प्रभावित करता है। निमोनिया जो हमने कहा ये श्वसनांग को, श्वास नली को, निमोनिया जब होता हमने कहा सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसी को हमने कहा श्वसनांग इससे प्रभावित होता निमोनिया रोग से। ठीक है, इसके रिएसिस जो हमने कहा इसके रिएसिस है, ये हमने कहा इससे क्या प्रभावित होती है? इससे छोटी आंत प्रभावित होती है। छोटी आंत, दो आंतें होती है हमने कहा, बड़ी आंत और छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, उसका नाम भले छोटी आंत होता है लेकिन छोटी आंत बड़ी आंत होती है 7 मीटर की। ठीक है, जो हमारी छोटी आंत होती है वो 7 मीटर की होती है, काफी लंबी होती है। तो छोटी आंत में हमने कहा स्केरिएसिस रोग होता है। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद होता है। तो मधुमक्खी का हमने कहा जो वास्तविक प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? शहद, पराग, मधुमक्खी मोम, प्रोपोलिस। तो जो मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद होता है वह शहद नहीं होता, वह होता है आपका मोम। उसका जो होता है, जो मधुमक्खी का मोम होता है वह उसका वास्तविक असली उसका उत्पाद होता है मधुमक्खी का। ओके, अगला प्रश्न है, गन्ने की खेती के लिए सबसे हानिकारक कीट होता है। तो हमने कहा जो गन्ने की खेती के लिए सबसे हानिकारक कीट होता है वह कौन सा होता है? बिग्राडा, पायरिल्ला, एलिरोबुस, उसके बाद हमने कहा एडियोसर्कस। तो जो हमने कहा गन्ने की खेती के लिए सबसे हानिकारक कीट होता है वो पायरिल्ला होता है। कौन सा होता है? पायरिल्ला। ये आपने देखा होगा, हमने कहा गन्ने के बीच में इस प्रकार से जो लाल हमने कहा इस प्रकार से धीरे धीरे या लाल रोग होता है, सड़न रोग जिसको कहते हैं, बीच में हमने कहा इस प्रकार से गन्ने का खराब होना। तो इसको हमने कहा उसका जो प्रमुख हानिकारक कीट होता है वो कौन सा होता है? पायरिल्ला कीट होता है। लाल सड़न रोग भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कीट है? तो कौन सा एक कीट ये पूछा गया है, पतंगा, बिच्छू, मकड़ी या टिक। तो कौन सा कीट ये पूछा गया है? तो पतंगा, बिच्छू, मकड़ी, कीट। तो जो कीट है इसमें हमने कहा कीट है वो कौन सा है? वो है आपका पतंगा, ये कीट के अंतर्गत आता है। बिच्छू, मकड़ी और टिक हमने कहा ये कीट के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो कीट कौन सा होगा? कीट का उदाहरण कौन सा है? पतंगा।
अगला प्रश्न है, मधुमक्खी में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि है। तो मधुमक्खियों में हमने कहा परस्पर सूचना देने की, मतलब हमने कहा वह एक मधुमक्खी से हमने कहा दूसरे मधुमक्खी और दूसरे से तीसरे, हमने कहा जो उनकी सूचना की एक जो है पद्धति है उसको क्या कहा जाता है। कैसे हमने कहा एक दूसरे में सूचना देते हैं मधुमक्खियां, ठीक है, सूचना का आदान प्रदान करते हैं, पूछा गया है। गंध के माध्यम से, गायन के माध्यम से, गमन के माध्यम से या नाच के माध्यम से। तो मधुमक्खियों में आप जानते हैं जो हमने कहा नाच के माध्यम से, जो हमने कहा भनभनाहट की आवाज आती है उसको मधुमक्खियों का नाच कहा जाता है, ठीक है। और उसी नाच के माध्यम से हमने कहा एक दूसरे में हमने कहा ये सूचना का संचार करते हैं, संदेश पहुंचाते हैं एक दूसरे को, हमने कहा नाच के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ने वाला स्तनपायी है। हमने कहा कौन सा ऐसा स्तनपायी या स्तनधारी है जो हमने कहा उड़ता है। जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन या चमगादड़। तो उड़ने वाला हमने कहा क्या पूछा गया है, स्तनपायी पूछा गया है। जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन या चमगादड़। तो इसमें जो उड़ने वाला स्तनपायी है वो कौन सा है, वो पेलिकन है, पेलिकन। अगला प्रश्न हमारा, पक्षियों की हड्डियां होती हैं लचीली, छिद्रयुक्त और वायु से भरी, ठोस और मजबूत, कैल्शियम रहित। तो हमने कहा जो मधुमक्खियों की हड्डियां होती हैं, सॉरी पक्षियों की हड्डियां होती हैं वो कैसे होती हैं, लचीली, छिद्रयुक्त और वायु से भरी, ठोस और मजबूत, कैल्शियम रहित। तो छिद्रयुक्त और वायु से भरी होती हैं। हमने कहा जो उनके पक्षियों के उड़ने में सहायक होती हैं तो उनकी हड्डियां हमने कहा छिद्रयुक्त और वायु से भरी हुई होती हैं। ये हमने कहा ये विशेषता पाई जाना हमने कहा उनके उड़ने में सहायक होती है। कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के हैं, कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, क्रेफिश और चमगादड़, कबूतर, व्हेल, मकड़ी बिच्छू, शतपाद, वाटर कंगारू और हमने कहा व्हेल। तो ये हमने कहा कौन से सेट जंतु एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है वाटर कंगारू व्हेल, ठीक है, वाटर कंगारू व्हेल, ये तीनों क्या हमने कहा, ये तीनों जो है स्तनधारी हैं। ये हमने कहा मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, वाटर कंगारू व्हेल, इसीलिए हमने कहा एक ही वर्ग के कौन से होंगे इसमें। बाकी तीनों में हमने कहा, तीनों ऑप्शन में हमने कहा कुछ डिफरेंट हमने कहा संघ के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो वाटर कंगारू व्हेल हमने कहा ये तीनों मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेल के श्वसनांग होते हैं। तो व्हेल मछली जो होती है, सॉरी व्हेल जो स्तनपायी होती है, तो व्हेल हमने कहा व्हेल बेसिकली मछली नहीं होती है, स्तनपायी होती है, ठीक है। व्हेल के श्वसनांग होते हैं त्वचा, जलकुलोम, फेफड़े और बुकलंग्स। तो व्हेल जो श्वसन करती है या श्वसनांग इसका जो होता है वो कौन सा होता है, फेफड़ा होता है। तो व्हेल जो है ये फेफड़े के द्वारा श्वसन करती है। अगला प्रश्न है, गंगा के डॉल्फिन होते हैं। गंगा के डॉल्फिन सरीसृप, स्तनपायी, अकशेरुकी मछली। तो गंगा के जो डॉल्फिन है ये क्या हमने कहा, ये स्तनी है, क्या है, स्तनी, मैमल्स है। गंगा के डॉल्फिन मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो अगर हम सोडियम को जल में डालें तो कौन सी गैस निकले, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो सोडियम को जल में डालने पर हमने कहा हाइड्रोजन गैस निकलती है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस किसमें रखते हैं, पानी में, अमोनिया में, केरोसिन में या हमने कहा अल्कोहल में। तो श्वेत फास्फोरस जो हमने कहा ये किसमें रखा जाता है, ये रखा जाता है पानी के अंदर। श्वेत फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक आघात वर्ध धातु कौन सी है। हमने कहा सबसे ज्यादा आघात वर्ध जो है धातु वो कौन सी है। आघात वर्ध का मतलब होता है किसको पीट कर सबसे ज्यादा फैलाया जा सकता है, किसको पीट कर सबसे, पीटने पर कौन सबसे ज्यादा फैलती है, सबसे लंबा तार किसका हम खींच सकते हैं। तो प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना। तो जो सबसे आघात वर्ध धातु है वो आपकी कौन सी है, वो है सोना। सोना को हम जितना चाहें उतना हमने कहा पीट सकते हैं। पीटने का मतलब हमने कहा
जितना हमने कहा इसका लंबा तार बनाना चाहें उतना लंबा तार इसका खींच सकते हैं। ये बहुत आघातवर्धक है। ठीक है, तो आघातवर्धक धातु कौन सी है? सोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? टिन, तांबा, लेड, जस्ता। तो इसमें हमने कहा जो निम्न दिया हुआ है इसमें तांबे का हमने कहा जो है तार जो है सरलता से खींचा जा सकता है, तांबे का। अगला प्रश्न है, साबुन उद्योग से मिलने वाला उत्पाद है। साबुन उद्योग से हमने कहा मिलने वाला जो उत्पाद है वो कौन सा है? कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, नेफ्थलीन, ग्लिसरॉल। तो जो ग्लिसरॉल हमने कहा, ग्लिसरॉल ये हमने कहा साबुन से मिलने वाला उत्पाद है, ग्लिसरॉल कहते हैं उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, तो नोबेल गैस कौन सी है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो अब जानते हैं नोबेल गैस किसको कहते हैं? हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। तो सही विकल्प हमारा होगा ये हीलियम, नोबेल गैस। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कपड़े की छपाई में, आग बुझाने में, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमने कहा एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है वह कपड़े की छपाई में और आग बुझाने दोनों में किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, दोनों में, कपड़े की छपाई में भी हमने कहा और आग बुझाने में भी, दोनों में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो सोडियम को हमने कहा किस में रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी का तेल, वनस्पति तेल, इनमें से कोई नहीं, जल। तो सोडियम को हमने कहा किस में रखा जाता है ये पूछा गया है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। अगर सोडियम को मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाएगा तो हमने कहा ये जो है हवा में जो है ये इस प्रकार से जो है विलुप्त हो जाएगा। सोडियम को रखा जाता है कहां पर? मिट्टी के तेल में। ये जलने लगता है, ठीक है, वायु में रखने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंद होता है? आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंद होता है? रेडियम की, ऑक्सीजन की, रेडान की या नाइट्रोजन की। तो जो आवर्त सारणी में हमने कहा शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व वो कौन सा है? वो है आपका रेडान, रेडान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। तो इंद्रधनुष के हमने कहा दोनों सीमांत वर्णपट, दोनों सीमांत मतलब हमने कहा किनारे किनारे, जब आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है तो किनारे किनारे जो रंग होते हैं वो कौन से रंग होते हैं पूछा गया है। पूछा था बीच में कौन सा रंग है, किनारे किनारे कौन सा रंग है। तो देखिए जो बीच में होता है वो हरा रंग होता है इंद्रधनुष में, और किनारे किनारे जो रंग होता है वो हमने कहा बैगनी और लाल होता है। कौन सा रंग? बैगनी और लाल। तो याद रखिएगा हमेशा हमने कहा इंद्रधनुष में हमने कहा किनारे किनारे जो है बैगनी और लाल होता है और बीच में जो है हरा रंग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या होती है। सूर्य के प्रकाश के रंग की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश का परिकिरण के कारण, प्रकाश का प्रक्षेपण के कारण, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण, या हमने कहा सूर्य द्वारा नीला प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन के कारण। तो आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है हमको वह परिकिरण के कारण दिखाई देता है। किस कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। एक इंडोस्कोपी है। एक इंडोस्कोपी क्या है? संकीर्ण दूरदर्शी, कैमरा का प्रकार, सरल सूक्ष्मदर्शी, इनमें से कोई नहीं। एक इंडोस्कोपी जो है संकीर्ण दूरदर्शी है, या कैमरा का प्रकार है, या हमने कहा सरल सूक्ष्मदर्शी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमने कहा सही विकल्प होगा इंडोस्कोपी जो है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहां बनता है? तो हमने कहा किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो हमने कहा प्रतिबिंब बनता है, जो उसका चित्र बनता है, ठीक है, वो मनुष्य की आंख पर कहां बनता है? कार्निया पर, आइरिस पर,
रेटिना पर या पुतली पर। हमने कहा ये कार्निया, आइरिस और रेटिना और पुतली, ये हमने कहा आंखों के अंदर पाए जाने वाले पार्ट है। ठीक है, तो किस पार्ट पर हमने कहा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या चित्र बनता है, तो बनता है हमारे रेटिना पर। कहाँ? रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो हमने कहा कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में होता है, तो हरा रंग होता है। कौन सा? हरा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की कौन सी इकाई नहीं है? जूल, सेंटीग्रेड, कैलोरी या आर्ग? तो आप जानते हैं जूल जो है ऊष्मा की एक इकाई है, यूनिट है। बाकी कैलोरी भी हमने कहा ऊष्मा की एक यूनिट है, आर्ग भी ऊष्मा की एक यूनिट है। लेकिन सेंटीग्रेड हमने कहा ये टेम्परेचर की इकाई है। किसकी? सेंटीग्रेड हमने कहा जो पैमाना है किसका है? ये तापमान का है, टेम्परेचर का है, ऊष्मा की नहीं। बाकी तीनों जूल, कैलोरी, अर्ग ये ऊष्मा के अंतर्गत आते हैं, ऊष्मा की इकाई है तीनों। ओके, तो सेंटीग्रेड नहीं, बाकी तीनों हमने कहा ऊष्मा की इकाई है। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर? तो हमने कहा जो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीतल मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? टिन और तांबा का, टिन और जस्ता का, टिन प्लस तांबा प्लस जस्ता का, जस्ता प्लस तांबा का? तो जो हमने कहा पीतल मिश्रण होता है किसका होता है? टिन तांबा जस्ता या जस्ता तांबा या टिन जस्ता। तो टिन तांबा जो होता है जिसको हम पीतल कहते हैं, टिन और तांबा। अगला प्रश्न, कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया? तो हमने कहा जो गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? तो हमने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड? तो जो हमने कहा जिस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। एक वोल्ट कितने बराबर होता है? एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक जूल प्रति कूलाम, एक न्यूटन प्रति कूलाम, एक जूल प्रति न्यूटन। ठीक है, तो हमने कहा एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? हमारा सही आंसर होगा हमारा बी, एक जूल प्रति कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? आर्द्रता का, तापमान का, दाब का या वर्षा का? तो पास्कल जो इकाई है ये किसका है? दाब का इकाई है पास्कल, दाब का। सही विकल्प होगा हमारा सी, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? लीवर में, प्लीहा में, किडनी में या मूत्र वाहिनी में? तो जो यूरिया का निर्माण होता है, जो मूत्र का निर्माण होता है, या हमने कहा जो यूरिया का निर्माण होता है मूत्र में जो पाया जाता है आपका यूरिया तत्व, इस यूरिया तत्व का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है कहां पर? लीवर के अंदर। यूरिया का निर्माण कहां होता है? लीवर में होता है यूरिया का निर्माण। जो मूत्र में पाया जाने वाला तत्व होता है उसी को यूरिया हमने कहा, तो यूरिया कहां बनेगा? लीवर में बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि जो हमने कहा ये कहां पाई जाती है? पीयूष ग्लैंड, मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, या हमने कहा मस्तिष्क के अंदर कहीं नहीं पाई जाती। तो पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को।
तो ये कहां पर स्थित होती है? ये मस्तिष्क के हमने कहा अंदर होती है, मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। अगला प्रश्न हमारा, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से हमने कहा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये पूछा गया हमसे। तो प्लीहा, लीवर, फेफड़ा या हमने कहा अस्थियां। तो जो हमने कहा इससे प्रभावित होता है वो कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, फेफड़ा या अस्थियां। तो इससे जो हमने कहा मलेरिया से आपका लीवर प्रभावित होता है, लीवर अंग प्रभावित होते हैं मलेरिया रोग हो जाने पर। अगला प्रश्न हमारा, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो हमने कहा ज्यादातर हमने कहा कीट जो होते हैं, जो कीट होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? त्वचा के द्वारा, गलफड़े के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या हमने कहा ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। तो अधिकांश कीट जो सांस लेते हैं हमने कहा वो किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा लेते हैं सांस, ज्यादातर कीट। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रकार है, तो इंसुलिन किसका प्रकार है? हार्मोन का, एंजाइम का, नमक का या विटामिन का? तो इंसुलिन जो प्रकार है, ये इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, एक प्रकार का हार्मोन है इंसुलिन। क्या है? हार्मोन है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कालोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या हमने कहा टोमेटोलॉजी। तो जो घाव का अध्ययन होता है, घाव का अध्ययन कहना कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। अगर हम घाव का अध्ययन करते हैं, किसी प्रकार के घाव का अध्ययन करते हैं, उसको कहा जाता है ट्रोमेटोलॉजी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? नियान, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो जो हमने कहा निम्न विकल्प में सबसे हल्की गैस वो कौन सी है? वो है हमारी हीलियम गैस, सबसे हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में प्रयुक्त एनोड है। जो हमने कहा सेल होता है आपका, जो शुष्क सेल होता है, ठीक है, और उस सेल में हमने कहा जो एनोड, जो एक रॉड लगा रहता है बीच में, देखे होंगे सेल में, तो हमने कहा जो एनोड लगा होता है ये किसका होता है? तांबे का, लोहे का, सिल्वर का या जस्ता का? तो वो जो हमने कहा एनोड यूज किया जाता है वो किसका होता है? जस्ते का होता है वो एनोड, जस्ते का, शुष्क सेल में। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम? तो आप जानते हैं जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किस कमी से होता है घेंघा रोग? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला। तो ये हमने कहा तीनों, जो लाल, हरा, नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो कौन सा विकल्प होगा हमारा सही? उपयुक्त सभी, तीनों रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। लाल, हरा, नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न, रक्त समूह वो कहलाता है, रक्त समूह क्या कहलाता है? सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता, दोनों? तो जो रक्त समूह या ब्लड ग्रुप ओ होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक दाता कहलाता है ब्लड ग्रुप ओ। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील की अवयवों का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? मतलब क्या क्या मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है धब्बा रहित स्टील। जो आप देखते हैं एकदम चमकती हुई स्टील होती है, उसी को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। ठीक है, एक आप देखते होंगे जो इस्पात होता है, वो एक काला इस्पात होता है, काला स्टील होती है, ठीक, जिसको इस्पात कहते हैं, तो वो इस्पात होता है। लेकिन हमने कहा स्टेनलेस स्टील का मतलब हमने कहा जो चमकती हुई स्टील होती है उसको क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील। ब्लेड, जो ब्लेड बना होता है वो स्टेनलेस स्टील होती है, जिससे ब्लेड बना होता है। तो हमने कहा इसको धब्बा रहित बनाने के लिए हमने कहा किसका किसका मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील? तो लोहा, निकल और क्रोमियम होता है इसमें। क्या क्या होता है? लोहा, निकल और क्रोमियम। तो विकल्प हमारा डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो मोटर गाड़ियों में हमने कहा जो हम पीछे की वस्तुओं को देखते हैं, साइड में जो शीशा लगा रहता है मोटर गाड़ियों में, ठीक है, बाइक में या हमने कहा जो वाहन में साइड में शीशा लगा होता है और हम पीछे की वस्तुओं को देखते हैं कि कौन हमारे पास या करीब है, जो भी सारे
हमने कहा क्रियाकलाप होते पीछे वो दिखाई देते हैं, तो कौन सा दर्पण यूज होता है उसमें? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शीशा लगा होता है उसमें हमने कहा उत्तल दर्पण का यूज होता है, ठीक है, मोटर गाड़ियों में। अगला प्रश्न है विटामिन निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन दिया गया है और हमने कहा उसमें जो है तत्व जो उसका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, उसको दिया गया है। तो सही सुमेल कैसे होगा? विटामिन सी, इसको क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये सही सुमेल होगा। विटामिन डी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थायमिन। उसके बाद विटामिन बी1 रेटिनॉल और विटामिन के नेफ्थिकिनोन, ठीक है, ये हमारा जो है सही सुमेल होगा। सॉरी, इसमें सही गलत हो रहा है इसमें, क्योंकि ये किसमें मिस हो रहा है, इसका मतलब निम्न में से कौन सही सुमेलित। अच्छा, इसमें पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो हमने कहा इसमें पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए विटामिन सी ये स्कॉर्बिक एसिड ये सही है, ठीक है, विटामिन के नेफ्थिकिनोन ये भी आपका सही है, और विटामिन बी1 थायमिन ये भी आपका सही सुमेलित है, लेकिन विटामिन डी रेटिनॉल ये सही सुमेल आपका नहीं है। तो गलत विकल्प कौन सा इसमें सही सुमेल नहीं है? रेटिनॉल। तो सही होगा हमारा आपका विकल्प सी, ठीक है, बाकी सारे सही सुमेल है। अगला प्रश्न है डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनमो हमने कहा ऊर्जा परिवर्तित करता है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनमो के द्वारा चुंबकीय को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो डायनमो होता है इसका क्या कार्य होता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को हमने कहा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो जो होता है हमने कहा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे हमने कहा जो जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या होता है? डायनमो लगा होता है, और जब हमने कहा वो डायनमो घूमता है तो हमने कहा क्या उत्पन्न करता है? हमने कहा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे हमने कहा बिजली बनती है। तो जो जनरेटर में होता है क्या होता है? डायनमो लगा होता है, और डायनमो हमने कहा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है खाने का सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने कहा ये जो खाने का सोडा होता है ये खाने का सोडा हमने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने वाला सोडा। अगला प्रश्न है बर्फ की गुप्त ऊष्मा है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या है? 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 540 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। क्या होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो जो मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक जिसको कहते हैं, मानव शरीर में जो ब्लड बैंक है उसको क्या कहते हैं? उसको प्लीहा कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में हमने कहा जो ब्लड बैंक वो कौन सा है? वो है कौन सा ऑर्गन्स है? वो है आपका प्लीहा, इसी को रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो जो कर्नालाइट हमने कहा इस किस धातु का अयस्क है? तो कर्नालाइट पोटेशियम का अयस्क है। किसका है? पोटेशियम का अयस्क है कर्नालाइट। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? मताबू, बीटल, बलूची, गोरी। तो इसमें हमने कहा जो बकरी की नस्ल नहीं है वो मताबू जो है बकरी की नस्ल नहीं है, बाकी बीटल, बलूची, गोरी ये हमने कहा बकरी की नस्लें हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाडाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमने कहा हंसाने वाली जो गैस है इसको क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस को कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो चींटियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ये पूछा गया है। तो चींटियों का अध्ययन करना कहलाता है मार्मिकोलॉजी। मार्मिकोलॉजी को कहते हैं चींटियों का अध्ययन करना, मार्मिकोलॉजी। मार्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है।
मकड़ी के में श्वसन अंग कौन सा है? तो मकड़ी में हमने कहा कौन सा श्वसन अंग है? शरीर की सतह, बुक लंग्स, बुक गिल्स, एयर ब्लैडर। तो मकड़ी कैसे श्वसन करती है, कैसे सांस लेती है, मकड़ी ये पूछा गया है। तो मकड़ी जो सांस लेती है हमने कहा ये बुक लंग्स के द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया? तो जो ट्रांसफार्मर की खोज किया गया ये किसके द्वारा किया गया? ये पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की खोज किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो स्पेंगलर और माइकल फेराडे, वाल्टर हंट और जी मार्कोनी। तो हमने कहा जो खोज किया गया है स्पेंगलर, माइकल फेराडे या हमने कहा वाल्टर हंट, किसके द्वारा जो है ये खोज किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ट्रांसफार्मर खोज की गई है ये ओटो ब्लेथी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? आप सी विकल्प कर लेना, ओटो ब्लेथी, ओटो ब्लेथी। ठीक है, ट्रांसफार्मर की खोज ओटो ब्लेथी के द्वारा किया गया है, सही कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो जो हमने कहा हरे फलों को पकाया जाता है कृत्रिम ढंग से, तो उसके लिए हमने कहा प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन, जिबरेलिन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से जब पकाया जाता है तो उसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अगला प्रश्न है, आंसू का पीएच मान क्या है? तो आंसू का पीएच मान हमने कहा क्या है, पूछा गया हमसे। तो 7.4, 8.5, 6 और 6.3। तो जो आंसू का पीएच मान होता है वो 6.3 से अधिक होता है। 6.3 से अधिक होता है। 6.3 से लेकर हमने कहा 7 तक जो है आंसू का पीएच मान होता है। तो 6.3 से ज्यादा ही होगा, तो सही विकल्प आपका इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन डी, आंसू का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है, वयस्क बिल्ली में कुल कितने दांत होते हैं? तो हमने कहा वयस्क बिल्ली मतलब जो हमने कहा बिल्ली वयस्क होती है तो उसमें हमने कहा कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत, 28 दांत, 30 दांत और 16 दांत। तो वयस्क बिल्ली में कुल कितने दांत होते हैं? 30 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, जब वह बच्चे बच्चे हमने कहा बिल्ली बच्चे होंगे तो 30 दांत नहीं होंगे, लेकिन इसीलिए पूछा गया वयस्क बिल्ली में कितने दांत होते हैं? 30 दांत। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया गया वो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन बम, एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट प्रश्न, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? पीला रंग, हरा रंग, लाल रंग, बैगनी रंग। तो जो हमने कहा बैगनी रंग होता है, इसके जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है बैगनी रंग के, ये हमने कहा तरंग दैर्घ्य इसकी कम होती है। सबसे अधिक पूछा जाए तो लाल रंग की होती है तरंग दैर्घ्य, और सबसे कम पूछा जाए तो बैगनी रंग की होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? कार्य, वेग, बल, त्वरण। तो जो आप जानते हैं अदिश राशियां उनको कहा जाता है जिनमें हमने कहा केवल जो है जिनमें दिशा नहीं होती, केवल हमने कहा उसमें क्या होता है? तो उन्हें हमने कहा अदिश राशियां कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे सदिश राशियां, वेग, बल, त्वरण, ये सदिश राशियां हैं। तो अदिश राशि का उदाहरण कौन सा होगा? कार्य। ठीक है, तो कार्य हमने कहा ये अदिश राशि, बाकी हमने कहा वेग, बल, त्वरण ये क्या है? आपकी सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, रेटिनॉल है, या राइबोफ्लेविन है, या स्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम हो क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम।
अगला प्रश्न है, एक फ्रिज में शीतलक है, एक फ्रिज में शीतलक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्रियान या क्लोरीन। तो हमने कहा जो फ्रिज में शीतलक होता है, मतलब शीतलक का मतलब जो फ्रिज में हमने कहा जो ठंडा करता है वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन या फ्रियान या क्लोरीन होती है। तो शीतलक कौन सी होती है, कौन सी गैस, फ्रियान होती है। ठीक है, तो जो हमने कहा उस पाइप में भरा जाता है उसको हमने कहा फ्रियान गैस कहते हैं। फ्रीजर में हमने कहा जो शीतलक का कार्य करता है, कूलिंग का जो कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज। तो आप जानते हैं सोयाबीन में जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का जो हमने कहा अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो आपका सोयाबीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है। तो प्याज कंद हमने कहा जो प्याज में महक आती है, हमने कहा ठीक है, जो प्याज में हमने कहा महक आती है वो किस कारण होती है, सल्फर यौगिक के कारण, शर्करा के कारण, संचित कार्बोहाइड्रेट के कारण, या हमने कहा मिट्टी की दुर्गंध जहां उगाया गया हो। तो हमने कहा जो प्याज में गंध आती है वो सल्फर यौगिक के कारण आती है। किस कारण, सल्फर के कारण प्याज में जो महक आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है। तो दुग्ध द्वारा जो बीमारी फैलती है वो क्षय रोग होता है, जिसको टीबी कहते हैं। ये दूध के द्वारा, हमने कहा दूध के द्वारा ये रोग फैलता है, क्षय रोग या टीबी। बाकी सारे पीलिया, खसरा, हैजा ये दूध के द्वारा नहीं फैलते। अगला है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, लोहा, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीशियम। तो कौन सा तत्व रक्त में नहीं पाया जाता ये पूछा गया है। तो इसमें हमने कहा आपका जो है क्रोमियम नहीं पाया जाता, बाकी सारे तत्व जो है रक्त में पाए जाते हैं। लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम ये सारे तत्व हमने कहा आपके खून में, ब्लड में पाए जाते हैं, लेकिन क्रोमियम जो है आपके ब्लड में नहीं पाया जाता। नमक को बर्फ के साथ मिलने से क्या हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर नमक, बर्फ में नमक मिला दिया जाए, ठीक है, तो हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, अप्रभावित रहेगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्या होता है अगर बर्फ में नमक मिलाया जाए। तो हमने कहा घटता है, उसका हिमांक जो होता है बर्फ का वो घटेगा। मतलब जो बर्फ में नमक इसलिए मिलाया ताकि वो जल्दी से गले ना, क्योंकि बर्फ गलने लगता है, तो हमने कहा वो गले ना, इसीलिए उसमें हमने कहा नमक को मिलाया जाता है। तो हिमांक क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, तो हमने कहा ये आपका जो है मास्टर वीडियो था साइंस का। तो ये साइंस का मास्टर वीडियो था हमने कहा, और ये जो सारे टॉपिक होते हैं साइंस के अंतर्गत, सारे टॉपिक से हमने कहा प्रश्न यहाँ शामिल किए गए थे, सारे चैप्टर के से हमने कहा प्रश्न लिए गए थे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को मैंने जो इसमें समाहित कर दिया है, और हमने कहा एक बार पढ़ेंगे आप इसको पहली बार, और हमने कहा इसी को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और हमने कहा बार बार इधर से, या हमने कहा 10 पुस्तकों से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमने कहा इसी को रिवाइज कर लीजिए, तो आपके पास हमने कहा एक जो है अच्छा निचोड़ साइंस का हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर पढ़ने का मन करे तो इधर से पढ़ लीजिए, लेकिन हमने कहा ये जो है आपका मास्टर वीडियो है साइंस का। ओके, तो चलिए इसी प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं आज का जो है क्लास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।